नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही कोविड का प्रकोप भी अब बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान अगर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के 918 नए मरीज मिले हैं, जबकि 5 संक्रमितों ने इन सब के बीच में अपनी जान गंवा दी है। कोरोना संक्रमितों में राजधानी लखनऊ के सबसे ज्यादा 446 मरीज 24 घंटे के दौरान ही मिले हैं। इनमें से 10 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं मरने वालों में 4 शख्स लखनऊ के हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में जैसे ही जांच का दायरा बढ़ा है, मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। मौजूदा समय में लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2910 पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यूपी सरकार ने जांच को और बढ़ाने और सतर्कता बरतने के विशेष निर्देश दिए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रदेश में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करें और इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता को अपनी जान की परवाह या अपनी जिंदगी की परवाह आखिर क्यों नहीं है। खुलेआम पार्टी करना, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और बिना मास्क सफर करना, सार्वजनिक स्थलों पर धड़ल्ले से घूमना फिरना, 2 गज की दूरी का ख्याल न रखना, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे कोरोना की जंग को कैसे जीता जा सकता है। तो यूपी में लगातार आप देख रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर यह आंकड़ा 60,000 के आसपास पहुंच गया है और यह आंकड़े में रोज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्थिति लगातार बिगड़ती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में आप देखें 2900 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 9,195 एक्टिव मामले हैं। 10 कोरोना के मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे के अंदर हो चुकी है। ऐसे में लगातार बेकाबू होती हुई रफ्तार कई अहम सवालों को खड़ा करती है कि आखिर लोग इन सारी बातों को जानते हुए भी आखिर बेपरवाह क्यों बने हुए हैं। और लापरवाही का आलम यह है कि आप इस वक्त कहीं भी जाएं, लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि आपको मास्क लगाना क्यों जरूरी है, आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पालन करना क्यों जरूरी है। ये वो स्थितियां तब हैं जब 1 साल का पूरा लंबा दौर लोगों ने इस महामारी के बीच में गुजारा है। 6 महीने से भी ज्यादा समय तक लोग घरों के अंदर कैद रहे हैं। लॉकडाउन का एक लंबा दौर इस पूरे देश ने देखा है, लेकिन उसके बावजूद जब अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हुई और धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य होने लगीं तो लोगों ने उन सभी नियमों को पालन करना छोड़ दिया। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस समय जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी के साथ बढ़ते हुए ये आंकड़े दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ कोरोना वायरस का जो अटैक है वो लगातार जारी है और अब इससे बचा कैसे जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर फरहद मुर्तजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BHMS हैं। डॉक्टर फरहद मुर्तजा जी, बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत डॉक्टर फरहद जी मैं आपसे ही करूंगा। वजह क्या माने, क्या सिर्फ लोगों की लापरवाही, बेपरवाही ये एक सबसे बड़ी वजह आप देखते हैं, या इसके पीछे कोई और भी कारक ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं? इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो आंकड़ा बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि नॉमिनल हो गया था, वो अचानक से फिर से उसी फेज में जाता हुआ दिख रहा है। वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं इसकी आपको वजह जो बताएं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये हमेशा से होता आया, हर महामारी के साथ ये चीज़ होती है। जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो पहली जो उसकी खेप चली थी उसमें इतने लोग नहीं मरे थे जितनी उसकी जब दूसरी बार जो दूसरी वेव आई थी, सेकेंड वेव जिसको कहते हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था। क्या होता है कि समय के साथ में उदासीनता आ जाती है हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है सब कुछ, और सारी हम जितनी भी सावधानियां बरतना चाहते हैं वो बंद कर देते हैं। मास्क पहनना बंद कर देते हैं, 2 गज की दूरी बंद कर देते हैं, घर से बिला वजह निकलना शुरू कर देते हैं। ये अभी इसका समय नहीं है। अभी हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना है। हमें मास्क पहनना है, सरकार के द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन करना है, क्योंकि ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के भविष्य के लिए। अगर हमने अभी ढिलाई बरत दी तो फिर आगे आने वाले समय में बड़ा भी मुश्किल वक्त देखने को मिल सकता है।
लेकिन डॉक्टर फरहत मोहतजा जी, सिर्फ लोगों की लापरवाही इसके पीछे हम लोग बड़ी वजह माने, या आपने जैसा कहा कि क्योंकि जब सेकंड वेव होती है या जब दूसरा दौर आता है तो ये बहुत अलार्मिंग होता है। इस समय जो स्थितियां पूरे देश के अंदर बन रही हैं, या हम प्रदेश का भी अगर हम लोग जिक्र करें तो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या ये सिचुएशन है अलार्मिंग टाइप की आपको लग रहा है? और अगर जिस तेजी से फैल रहा है, अगर अभी भी इसको सही तरीके से लोगों ने नहीं समझा तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अभी भी नहीं समझा हमने तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली हैं। लेकिन उसकी वजह सिर्फ उदासीनता नहीं है लोगों की, हमारा जो वायरस म्यूटेट करता रहता है, समय समय पे वो अपनी डीएनए में चेंजेस करता रहता है कोप अप करने के लिए कि किस तरह से मैं बना रहूं। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, हमें भी अपनी तरफ से कोशिशें करते रहने चाहिए कि हम उसको हरा सकें। देखिए, ये एक खेल है, ये एक हार जीत का खेल है। वायरस हमसे जीतना चाहता है, हम वायरस से जीतना चाहते हैं, लेकिन हमें उससे एक जंग की तरह लड़ना है और इससे आगे निकलना है। साथ ही जो हमारा टीकाकरण प्रोग्राम है सरकार का, हमें इसको बिल्कुल बच्चों को और बड़ों को, जो हमारे वृद्ध हैं, उनको फौरन से फौरन टीकाकरण इसमें कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना चाहिए इसमें लोगों को, ताकि ये जो वेव की तरह आ जाए, ये उसको वेव ना बनने दें, हम उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन डॉक्टर फरहत मुर्तजा जी, कमी कहां पर हो रही? क्योंकि एक तरफ हम लोगों ने देखा कि जिस समय केसेस बहुत ज्यादा पीक पर जा रहे थे और उस वक्त लॉकडाउन, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें हम लोगों ने देखा कि कम हुई, केसेस भी कम हुए और ऐसा लगा कि हाँ शायद कोरोना पे जो जंग है उसके बिल्कुल आखिरी दौर में हम लोग पहुंच गए। लेकिन उसके बाद से अचानक से फिर से वैसी ही परिस्थितियां बननी शुरू हो रही हैं। अब अगर इस समय भी अगर सख्ती बरती जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, या लोग खुद से अभी उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दें, तो फिर से ये जो आंकड़ा है ये घटेगा। लेकिन हम इसको शून्य पर कैसे ले जाएं, इसको हम जीरो पर कैसे ले जाएं, वो जो ड्रिल है उसको कैसे लोगों को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करना, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। क्योंकि एक बार कम होता है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो जो असल जंग है वो हम कैसे जीतेंगे? थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको समझाएं। देखिए, असल जंग जो है वो प्रकृति अपने आप लड़ रही है, ठीक है। हमें समय देना होगा इस चीज़ को कि हम इससे ऊपर आ सकें। तब तक हमें सिर्फ ढिलाई कोई नहीं बरतनी है, हमें पूरी अक्षरशः सारे गाइडलाइंस की फॉलो करना है, उसको दूरी बना के रखनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तभी हम इससे आगे निकल पाएंगे। जहाँ तक रही कि वापस आ जाता है ये, तो ये हर एपिडेमिक जो इस तरह का होता है, ये उसका होता है कि वो दोबारा वापस आता है। सेकेंड थर्ड वेव आती है और उससे ज़्यादा भयावह होती है पहली वाली से। इसीलिए हमें पुराने समय से सीख लेनी चाहिए और हमें इस वक्त कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना आगे का समय बड़ा मुश्किल होने वाला है। चलिए, इस बीच डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जितेंद्र चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। मुझे ये बताएं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों के जो रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में हैं, जब भी जाते हैं हम लोग ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए, तो लोग या तो कैमरा देख करके डरते हैं, मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर उनको डर ये लगे कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी तो वो फिर उन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि लोगों को पता है, पूरा 1 साल लोगों ने कोविड के बीच में बिताया है और आज भी उन्हीं परिस्थितियों से हम लोग फिर जूझ रहे हैं। जितेंद्र जी, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? जी, दरअसल होता क्या है कि मास्क लगाने का एक फरमान जारी हो जाता है, और जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों को ये कारण नहीं बताया जाता कि मास्क लगाना जरूरी क्यों है, मास्क लगाने से क्या हो जाएगा। तो जब तक उसके रीजन पे हम लोगों को संवेदित नहीं करेंगे, तब तक मास्क की वैल्यू ही समझ में नहीं आएगी। बार बार हाथ धोना क्यों जरूरी है और मिट्टी से हाथ धोने में क्या बिगड़ जाएगा, तो ये जब तक इन दोनों के बीच का फर्क हम लोग ठीक से एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तब तक जो है मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह की आदतों को जनता आसानी से अडॉप्ट कर ले। खासकर रूरल एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा है ये। तो यही वजह है कि जैसे हेलमेट को लेकर के भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस उस तरह की नहीं थी, लेकिन हाँ, हेलमेट पहनना जरूरी है वरना चालान हो जाएगा। तो फिर पुलिस के डर से और बाकी सिस्टम के डर से लोगों ने पहनना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता वाला जो पार्ट है, इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। कोरोना वायरस अंदर शरीर में जाकर कैसे काम करता है और कैसे वो एक मास्क लगाने से और अगर हाथ धुलने से वो कैसे हम अपनी बॉडी में जाने से रोक सकते हैं, दूसरों के शरीर में जाने से भी रोक सकते हैं। जब तक इस मुद्दे पर सही तरीके से सूचना और स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये मास्क जो है डर के मारे ही लोग यूज करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे।
डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि एक चीज जो हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे बिल्कुल नॉमिनल हो रही थी, या ऐसा लगा कि शायद अब हम लोग बिल्कुल नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, केसेस बहुत कम हो गए थे, या कहीं कहीं तो कुछ जिले ऐसे थे जहां पे शून्य पे ये संख्या हो गई थी। आज फिर से कुछ उसी तरीके का पीक देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की असल वजह क्या है, और अभी कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसे कि पिछली बार हमारे जो जो हम लोग ने कोरोना का सामना किया था, उसमें उसका एक स्ट्रेन था, ठीक ना। जब कुछ समय तक वो स्ट्रेन चला और जब हम लोग उसको रेजिस्टेंस हो गए, तो वो स्ट्रेन ने काम करना बंद कर दिया, तो वो ज्यादातर लोगों को खतरा नहीं पहुंचा पा रहा था, या कोई दिक्कत लोगों को हो नहीं रही थी, क्योंकि हम सब उससे परिचित, अधिकतर वो वायरस फैल गया था और हम सब उससे परिचित हो चुके थे, ठीक ना। फिर हुआ, और इसके बाद जब कोरोना के वायरस जो केसेस बहुत कम होने लग गए, ये मान के चलिए कि लखनऊ में केसेस जो है, जो पहले 1500 एक दिन में आ रहे थे, वो 5 से 10 तक आने लगे, तो हम लोगों को ये लगा कि अब लगता है कोविड बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो ये इसका जो दूसरा स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, ये बहुत ही ज्यादा घातक है। और हम लोग ने पिछले साल भी काम किया था कोविड में, काफी हम लोग ने मेहनत करी थी। तो उस साल से इस साल के जो मरीज हैं, एक तो मरीज में इन्फेक्टिविटी का रेशियो बहुत ज्यादा है, और दूसरा थोड़ा गंभीर चीजें सामने आ रही हैं, जो मैंने अभी 3-4 दिन में जो नोटिस किया है कि हम लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा तेजी से पेशेंट को खराब कर रहा है, और हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी लोगों में या हम लोगों में भी है कि हम लोग ने वायरस को बहुत ही लाइटली ले लिया। पहले तो डर बहुत ज्यादा था और इन्फेक्शन कम था, लेकिन अब क्या है, डर भी कम हो गया, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। तो लोगों को समझना चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि बिल्कुल भी कोविड वायरस को आसान मत समझे। 60 के ऊपर वालों के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी अपनी जनता से अनुरोध करूंगा कि मास्क लगा करके जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकले, और जो जरूरी काम हो सिर्फ उसी के लिए बाहर निकले। डॉक्टर फरहत मुर्तजा जी, ये बताइए, चूंकि अभी वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, वैक्सीनेशन तो अभी चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो फर्स्ट और सेकंड फेज तक हम पहुंचे, और अभी तो पूरी एक बहुत लंबी फहरिस्त है देश के अंदर। अगर हम लोग देखें, सबको वैक्सीनेट अगर करना शुरू भी करेंगे तो बहुत साल लगेंगे जब लोग वैक्सीनेट हो पाएं। लेकिन अगर हम म्यूटेटेड वर्जन उसका सामने आने लगे, या हम यूँ कहें कि दूसरी वेव में हम लोग जा रहे हैं, तो क्या वैक्सीनेशन अभी उतना कारगर रहेगा? थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को लेकर के भी लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसको क्लियर करते चलें। इफेक्टिव ये जो वैक्सीनेशन है वो कितना है इस नए म्यूटेटेड वर्जन से लड़ने के लिए? जी, बहुत आपने एक ये सवाल पूछा जो हर एक के मन में होगा कि म्यूटेटेड वर्जन पे इफेक्ट करेगी वैक्सीन, क्या नहीं करेगी। अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से सबने यही बयान जारी किया है कि ये सारे स्ट्रेन्स पे, हर म्यूटेटेड स्ट्रेन पर भी काम करेगी हमारी वैक्सीन। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ इतना बड़ा प्रोग्राम है, विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी। तो इसका लाभ उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप अपना बचाव करेंगे और एक आप दूसरी कम्युनिटी का बचाव करेंगे। अपनी पूरी आसपास की जनसंख्या को आप बचा सकते हैं सिर्फ अपने आप को इन्फेक्ट होने से बचाने से। तो इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लें, यही एक रास्ता हमारे पास है। और सारी चीज़ें जो हमारे को गाइडलाइन जारी की गई हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, दूरी, ये सब का अक्षरशः पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जितेंद्र जी, मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि हम लोग लगातार डॉक्टर्स के साथ इस सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं, और जब से कोरोना का ये पूरा दौर चला है तब से लगातार न जाने कितने डिस्कशन तो मैंने खुद किए हुए हैं। जब लोग जान रहे हो जितेंद्र जी, और उनको पता हो कि ये उनके लिए घातक होने वाला है, और उसके बाद भी वो जानने के लिए, समझने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे लोगों को आप कैसे बताएंगे कि आपको मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइज अपने आप को, अपने हाथ को क्यों करना जरूरी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप क्यों ना जाएं? जबकि ये एक कोरोना काल में, पूरा लॉकडाउन के दौर में लोगों ने देख लिया है, लोग घरों के अंदर कैद होकर के भी देख चुके हैं और जानते समझते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। अब इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा? वही चीज है कि इसमें मैं बार बार वही संवेदनशीलता की ही बात कर रहा हूँ कि उसमें लोगों को जाना बहुत जरूरी है कि कैसे हम ये जो पूरा रोग है, खाली सिर्फ कोरोना एक महामारी है ये कहने से मात्र से लोग संवेदित नहीं होते हैं, लेकिन कोरोना कैसे हमारे शरीर को के अंदर जाकर के कैसे हमारे शरीर को खोखला करता है और किस तरह से हमारी जान के लिए एक घातक
वो जीव बन जाता है ये। मुझे लगता है कि उस लेवल पे जाके हमें अपने कम्युनिकेशन मटेरियल डेवलप करने पड़ेंगे, उस लेवल पे जाकर के हमें सूचनाएं तैयार करनी पड़ेंगी जो जनता तक पहुंचे, वो विभिन्न माध्यमों से पहुंचे। तो मुझे लगता है कि तभी जाकर के, क्योंकि जब जान पे बन आती है तो आदमी अपने आप संवेदित हो जाता है, और जब उस लोगों को लगने लगेगा कि नहीं ये जान पे बनने लेकिन वाली जितेंद्र जी, बात आपको नहीं है। क्यों लग रहा है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है? मैं इसलिए बार बार ये सवाल दोहरा रहा हूं क्योंकि लोगों को पता है कि ये एक तो उनके लिए घातक है, उनके परिवार के लिए घातक है, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनों को खो भी दिया है, लेकिन जब उनसे कहते हैं मास्क लगाने के लिए तो कहते हैं कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं अभी लगा रहा हूं, मेरा मास्क छूट गया, या मैं मास्क को कहीं गिराया, या मैं भूल गया। इस तरीके के जब एक्सक्यूज देना शुरू करें, वो जो इससे इफेक्टेड हो चुके हों या वो उनके परिवार वाले कोई उससे इफेक्टेड रहे हों, वो भी मानने को अगर तैयार ना हो, तो उनको आप कैसे जागरूक करेंगे? जिसकी देखिए, आंखें खुली जागरूकता, हों उसको आप जगाएंगे कैसे? जितेंद्र जी चतुर्वेदी। बिल्कुल, जागरूकता की जो परिभाषा मेरी समझ में अभी तक जो मेरा अपना वर्क एक्सपीरियंस है, कि जागरूकता की परिभाषा यह है कि जब जानकारी को लेकर के उसको व्यवहार में परिवर्तित कर दिया जाए, तो असली जागरूकता वो है। और मुझे लगता है अभी इस लेवल की जागरूकता नहीं है कोरोना के बारे में समुदाय में। तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे जाकर के हमें सूचनाएं तैयार करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के जो है वो लोग संवेदित होंगे इन सारी आदतों को अपनाने के लिए। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, आपको भी ये लगता है कि लोग जागरूक नहीं हैं, या इसमें कुछ और अभी आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या रणनीतिक तौर पर या प्रशासन को भी इसमें सख्ती बरतने की जरूरत है? क्योंकि लोग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि सबको पता है लेकिन बावजूद उसके मानने को तैयार नहीं है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जानबूझ कर बरत रहे हैं। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना ये चाहूंगा कि जैसे कि पिछली बार जो कोविड यूपी में आया, उत्तर प्रदेश में, तो बाकी अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग के यहाँ सबसे कम हार्म हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि कोविड आया था और उनको कोविड हुआ था और उनको हुआ था, देखो सब लोग ठीक हो गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोविड को लोगों ने अब बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। इसी वजह से, क्योंकि वो लाइटली ले रहे हैं चीजों को, तो फिर वो जो भी प्रिकॉशंस उनको लेने हैं, मास्क और सैनिटाइजर एंड जो दूरी बना के रखनी, उसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान वो लोग नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास वैक्सीनेशन का एक रास्ता है कि जो भी जैसे भी वैक्सीन है हमारे पास बेस्ट है, हमारे पास अभी जो हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज है उसको यूज करें। जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम और तेजी से चालू करें। इससे कम से कम इतना हो रहा है कि पेशेंट हमारे बहुत ज्यादा सिक, तो हो सकता है कि उनको वैक्सीन कराने के बाद भी कोविड का वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन कम से कम उसकी सीवियरिटी तो उतनी नहीं होगी कि वो डेथ तक पहुंचे। हो सकता है एडमिट होके चलो फिर ठीक हो गए भाई, चलो सही हो गया। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करा रखा है तो जो डिजीज की जो सीवियरिटी है इलनेस की, वो बहुत ज्यादा हो सकती है और पेशेंट्स में जो मोर्टेलिटी का रेशियो है काफी बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, दो ही चीजें हमारे हाथ में है। पहली चीज, हमको पूरी तरह से वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है थोड़ा और डर का माहौल शायद बने तो लोग फिर भी थोड़ा मास्क वास्क यूज करने लग जाए, वरना अभी तो माहौल बहुत खराब है। मैं तो बाहर निकलता हूँ मार्केट में तो देखता हूँ कि शायद 100 में 4 ही 5 10 लोग मास्क लगाए रहते, बाकी तो सब ऐसे ही घूमते। तो अभी ये देखिए, कल होली मिलन समारोह जो हुआ है ना, उसमें हाथ मिलाने के लिए भी मना किया गया है, फिर भी लोग गले मिले। तो ये जो गले मिला गया है, इसका अभी 3-4 दिन में इफेक्ट दिखाई पड़ेगा भाई, आप देखिएगा। तो समझना तो पड़ेगा सर, जनता को समझना पड़ेगा सर, हम ही लोगों को समझना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट कोई जादू नहीं कर सकती, वो टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह सबको पता है सर। एक छोटे से छोटे अनपढ़ गवार आदमी को ही पता है कि कोरोना में हमको मास्क लगाना है। अब इससे ज्यादा आप कहां से और ज्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं? अब तो मुझे एक ही चीज लगता है कि डर, ये डर ही है जो लोगों को मजबूर करेगा कि वो अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके रखें। जब तक ये डर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोरोना को अभी हम लोग रोकने की स्थिति में है। डॉक्टर फरहत मुर्तजा जी, एक सवाल जो भी विवेक त्रिपाठी जी भी जो बात कह रहे थे, मैं चाह रहा हूं थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएं। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद, एक तो आपको ये लग रहा है तो वैक्सीन आने की वजह से क्या लोग थोड़ा सा ढिलाई बरतने लगे कि उनको लगा कि हम तो वैक्सीन लगवाएंगे, हमको होना नहीं है? पहले मेरा सवाल ये है। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, इसको लेकर के भी बहुत तरीके की चर्चाएं हैं। ये दोनों ही स्थितियों को थोड़ा सा क्लियर करें। क्या वैक्सीन आने के बाद लोगों को लगा ऐसा, इस वजह से भी लापरवाही हुई, ये केस बढ़े? और जिनको हुआ वैक्सीनेशन, अगर उसमें भी एक आध केस ऐसे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? डॉक्टर फरहत मुर्तजा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है कि क्या लोगों में उदासीनता बढ़ी कि वो इसको हल्के में लेने लगे कि मैंने वैक्सीनेशन करा लिया है और अब मुझे ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने की। तो उसका जो जवाब है वो आपके दूसरे क्वेश्चन में है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है,
उसकी सीवियरिटी कम होगी, लेकिन कोरोना हो सकता है, क्योंकि एफिकेसी जो वैक्सीनेशन का जो प्रमाण होता है एफिकेसी का, वो 100% किसी का भी नहीं है। किसी भी वैक्सीन का दुनिया में 100% एफिकेसी नहीं है। तो जो भी एफिकेसी है वो 100% से कम है, इसलिए कोई भी इफेक्ट हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी, सीवियरिटी उसकी कम होगी, लेकिन इसी वजह से हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। वैक्सीनेशन लगवाया आपने, नहीं लगवाया, आपकी ढिलाई में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है और आपके प्रियजनों की लाइफ का सवाल है। इसमें सबसे बड़ी बात जो पहली बार, जो पहले समय में थी, जब पहली बार आया था कोरोना, कि हम अपने लिए तो डरते ही थे, हमें डर लगता था अपने घर वालों के लिए कि हम लेकर के वापस ना जाएं। ये उनको याद दिलाना होगा कि ये कोरोना वही है जो उस समय था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये अभी भी उतना ही भयावह है और इससे उतना ही डरने की जरूरत है। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, थोड़ा सा और इसको और बताएं विस्तार पूर्वक, चूंकि अब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जब मैंने भी चर्चा की है, उनका भी ये कहना है कि अगर एक तो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो फिर वैक्सीन लगवाने का मतलब वो ये समझ रहे हैं कि पूरा रक्षा कवच आ गया और अब तो उनको कुछ नहीं होना। फिर अगला सवाल उनका ये भी होता है कि जब वैक्सीन लगवा लिया तो फिर हमसे ये क्यों कहा जा रहा है कि आप मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, जबकि हमारे सारे घर वालों को वैक्सीन लग चुकी है। ये स्थिति क्यों है, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप क्लियर करें ताकि लोग इसको और बेहतर तरीके से समझें कि वैक्सीन के बाद भी ये प्रोटोकॉल पालन करना क्यों जरूरी है। विवेक जी। देखिए, वैक्सीनेशन का मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन सर एक तरह के बहुत ही मतलब जो कोविड का वायरस होता है उसकी इन्फेक्टिविटी को कम करके उसको हम लोग शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, शरीर जो है एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे जो कोई नया वायरस हो उसके लिए पहले से हमारी बॉडी में लड़ने के लिए सैनिक तैयार, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है कि एक बार आप लगा देने के बाद आपको कोई भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जितनी हम लोग पहले बरतते हैं। तो अब बात क्या आती है कि जब उतनी सावधानी हमको बरतनी है, फिर हम वैक्सीन लगवाने से क्या फायदा हुआ हमारा जी? तो उसका आंसर ये है कि अगर 2 पर्सन है, एक को वैक्सीन लगी हुई है, सेम एज ग्रुप के हैं, एक को वैक्सीन लगी हुई है, एक को वैक्सीन नहीं लगी, अगर दोनों को इन्फेक्शन होता है कोरोना का, तो जिसको वैक्सीन लगी हुई है उसके सीरियस होने के या मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसको वैक्सीन नहीं लगी। तो हमारे पास अभी जो भी उपलब्ध साधन है, अगर भाई आप किसी से लड़ने जा रहे हैं तो छोटा भी छोटा हथियार है, लेकिन आपके पास कम से कम हथियार से कुछ नहीं, से बेहतर है कि हमारे पास जो वैक्सीन है उसको लगवाएं। और वैक्सीन लगाने के साथ जितने भी हमको प्रोटोकॉल्स दिए गए उन सारे प्रोटोकॉल्स को हमको फॉलो करना होगा। इसके अलावा सर कोई विकल्प नहीं है। और मैं फिर पब्लिक से एक बार ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी हल्के में मत लें। बहुत 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 खराब स्थिति सेकेंड वेव में है। जितना नुकसान पहली वेव में हुआ था, हो सकता है उससे 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती। और कोई भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी सर, जब तक हमारे सड़क पे चलने वाले जो लोग हैं ये नहीं समझेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को ये बहुत समझने की जरूरत है कि देखिए ये बहुत बड़ी विपत्ति है, हम लोगों के ऊपर आई हुई है, और इसके जो रास्ते हैं, इससे दूर होने के जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए। और यही एक रास्ता है इस कोरोना वायरस को जीतने के लिए। जितेंद्र जी, आपको लग रहा है, चूंकि एक तो जागरूकता तो जरूरी है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, जिनको नहीं भी पता उनको और जागरूक किया जा सकता है, या फिर जो अभी भी नहीं समझे उनको बताया जा सकता है, लेकिन क्या इसके साथ आपको लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सख्ती बरतने की भी जरूरत है कि कम से कम लोगों के अंदर डर हो, जो आंख खोल करके सो रहे हैं उनको ये पता चले कि अगर नहीं करेंगे तो कम से कम जुर्माना ही भरना पड़ेगा, वो उसी बहाने करना शुरू करे। क्या सख्ती बरतने की आवश्यकता देखते हैं प्रशासन को जरूरत है, और शायद वो दिखती नहीं, इस वजह से भी लोग लापरवाह है? जितेंद्र जी। नहीं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि धारा 144 पे तो हमें चले ही जाना चाहिए तत्काल के लिए। और वो कम से कम होगा कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो और बाकी चीजें ना हो। इसके साथ में भी मुझे लगता है कि ये जो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भय बिन होई ना प्रीति। तो वो वाली स्थिति भी है कि कहीं ना कहीं बिना डर के प्रीति नहीं होती। तो एक ये भी जरूरत है, संवेदनशीलता के साथ साथ में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सख्ती की भी जरूरत लगातार। पिछली बार भी प्रशासनिक सख्ती ने ज्यादा काम किया था और जागरूकता ने पहले भी कम काम किया था, जो पहला हमारा जो
एक फेज हम लोग कोरोना से लड़के आगे बढ़े। तो मुझे लगता है इसमें भी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है कि हम इसमें भी जाएं। हम्म। जितेंद्र जी, लेकिन मुझे बताएं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ा चैलेंज कहां पर आप देख रहे हैं? एक तरफ तो देखिए डॉक्टर्स हैं, लगातार अवेयर कर रहे हैं, बराबर जो जितने मीडियम्स हो सकते हैं गवर्नमेंट उस पर फोकस करते हुए लोगों को बता रही है, चाहे विज्ञापन के माध्यम से या खुद उनके अधिकारी या उनके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, लोगों को जितना हो सकता है भरसक बता रहे हैं। एग्जीक्यूट करने वाला जो हिस्सा है उसमें जो प्रशासनिक अमला है वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन बड़ा चैलेंज कहां देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और क्यों लोग अभी भी इस चीज को समझने और जानने के लिए तैयार नहीं है कि ये ना उनके लिए घातक बल्कि औरों के लिए भी वो खुद घातक साबित हो रहे हैं? ये कहां पर दिक्कत आ रही है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? जितेंद्र जी, मुझे ये समझाएं थोड़ा। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग बहुत दूरस्थ इलाके के गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण जो है जो उनकी अपनी जो रोजमर्रा की जो रोजी रोटी का जो एक सवाल है पूरा का पूरा। जैसे मैं बोलूँ कि साप्ताहिक हाट बाजार जो है वो लोगों के खासकर वहाँ पे जो आम लोग हैं, जो 2 किलो लौकी भी पैदा करता है उसके लिए भी रीढ़ की हड्डी है, मतलब उसकी आजीविका के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं साप्ताहिक हाट बाजार। अब आप वहाँ पे वो ना जाएं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा जी। तो उस तरह की एक समस्या है। सस्ती से सस्ती सब्जियां जब मार्केट में, शहर की मार्केट में जो सब्जी 20 रुपए किलो होती है, उस वक्त में दूरस्थ गांव में आप जाएंगे तो 5 रुपए और 6 रुपए किलो गांव वालों को उपलब्ध हो जाती है। तो गरीब आदमी जाके सब्जियां भी ले आता है। तो एक तो ये व्यवस्था दिखती है कि कहीं ना कहीं अपनी आजीविका चलाना और कम से कम रेट में सरवाइव करना, उसकी वजह से जो हाट बाजारों का जो एक पूरा कल्चर है हमारे गाँव में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसको तोड़ते हैं तो भुखमरी फैलती है और उससे जो है बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार और खासकर छोटे मोटे किसान जो अपनी किचन गार्डन में भी कुछ उगाते हैं और बेच देते हैं, तो एक तो उनकी जिंदगी बहुत प्रभावित होती है। दूसरा वाला जो एक पार्ट है कहीं ना कहीं कि जो है वो एक बड़ा कारण जो है वो मैं बोलूंगा कि मुद्दे के प्रति जागरूकता है, बट संवेदनशीलता अभी भी नहीं है। वो मुझे बार बार महसूस होता है, खासकर रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी भी देखिए वहाँ पे मास्क की बात नहीं है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि गमछा या पल्लू भी आप नाक पे लगा के चलिए तो वो भी वहाँ के लोगों में वो आदत में बिल्कुल नहीं है। तो हॉस्पिटल जाएंगे तो भी उनको कहना पड़ेगा या तब जाके वो लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, पर जागरूकता में जो सूचनाएं उनको मिली, जागरूकता के लिए वो व्यवहार में परिवर्तित नहीं हो पाई, तो संवेदनशीलता उतनी ज्यादा बिल्ड नहीं हो पाई है अभी। मुझे लगता है उससे भी कहीं ना कहीं लगातार काम करने की जरूरत होगी सरकारी अमले को भी। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि कानून की कड़ाई और दूसरी तरफ जो है संवेदनशीलता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, वो दोनों ही चीजें जो है मिल करके मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान कर पाएंगी। डॉक्टर फरहद मुर्तजा जी, क्या अब इस समय आपको लग रहा है कि एक नया चैलेंज होगा? क्योंकि जिस वक्त देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में केसेस थे, उस समय हम लोग लॉकडाउन के फेज में चले गए थे और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने देखा कि 1 करोड़ को पार कर गया। आज जिस तरीके से हजारों की संख्या में केस मिल रहे हैं, आज का भी आंकड़ा 59,000 के आसपास का है, क्या ये एक बड़ा चैलेंज बनेगा अगर अभी भी वक्त रहते बहुत सख्ती से अगर इसको पालन नहीं करवाया गया? क्योंकि अभी तो जो बढ़ने का रेशियो है वो तो बहुत ज्यादा तेज है, 300% की रफ्तार से हम लोग देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये प्रतिशत बहुत तेज़ है। इसका एट्रीब्यूशन हम सेकेंड वेव का जो म्यूटेटेड वर्जन है उसको भी कह सकते हैं कि ये बहुत तेज़ है, बहुत घातक है, पहले से ज़्यादा घातक है, इसलिए इसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ है। दूसरी वजह बढ़ने की ये है कि लोगों में उदासीनता है, जो समझते नहीं है, जानते नहीं है, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम गले मिल लेंगे होली पे तो क्या हो जाएगा। लेकिन इससे आगे दूरगामी जो आपकी चीज़ें होंगी वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन, इसका कोई नहीं इलाज है। लॉकडाउन करके हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद करके हम घर में बैठ जाएं, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बहुत दिन तक हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम उनमें जागरूकता फैला सकते हैं और उनसे इस बात की अपील कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करिए, उनका पालन करिए, तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं, वरना ये जंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, मुझे बताइए कि हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने तक अब क्या इंतजार करें, या फिर हम ये इंतजार करें कि लोग अपने आप समझ जाएं, भाई जागरूक हो जाएं, या प्रशासन डंडा लेकर उनके पीछे दौड़े? क्या होगा भी इस समय, और समय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या करना चाहिए प्रशासन को या सरकारों को जिनके हाथ में कुछ पावर हैं? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जब आंकड़े हम लोग देखें कि 300% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं? देखिए, इंतजार करने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो अपने हर्ड इम्यूनिटी तो अपने समय के साथ साथ ही आएगी।
ठीक ना। तो ऐसा नहीं हम लोग बैठ नहीं सकते हैं कि हम लोग शांति से बैठे कि इम्यूनिटी होगी, वो तो अपने आप होगी जो उसको होना है। लेकिन हमारे पास जो विकल्प हैं, हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, हमको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमको इस कोरोना वायरस की जंग में जीतना है तो हम लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल तक, गांव के लेवल तक, शहर के लेवल तक, झोपड़ी झुग्गियों तक ये सारी चीजें पहुंचानी पड़ेंगी कि आपको अपनी जिंदगी कैसे बचानी है। और बात भी कही गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए, जो समझेगा वो रहेगा, और जो समझाने के बाद भी नहीं समझेगा उसके लिए जान का खतरा मंडरा रहा है, मुझे दिख रहा है। क्योंकि इस बार का कोरोना वायरस का स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही कम समय में मरीज को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है। पिछली बार का स्ट्रेन इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन इस बार का स्ट्रेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जो अभी भाई साहब ने बोला कि भय बिन न प्रीत हो, तो भय तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत तगड़ा फाइन आपको मास्क के ऊपर लगाना पड़ेगा। शायद आदमी उससे नहीं डरेगा तो पैसे जेब से निकलेंगे तो उससे डरेगा कि हमारा भी 500 रुपए का फाइन लग जाएगा। तो गवर्नमेंट को सख्ती करना मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जरूरी है कि पुलिस को वाकई अपने पुराने फॉर्म में आना पड़ेगा। और जो पब्लिक समझ रही है वो अच्छी बात है, जो पब्लिक नहीं समझ रही है उसको समझाना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए या तो फाइन भी लगाए या तो पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़े, तो मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जो आदमी नहीं समझ रहा है वो अपने लिए तो घातक है ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी घातक है। जो कम से कम थोड़ा बहुत सावधानी बरत रहा है उसको भी उसकी वजह से हो सकता है कि इसने मास्क नहीं लगा रखा है। तो आदमी जो नहीं समझ रहा है उसके ऊपर बहुत सख्ती मुझे लगता है कर देना चाहिए। क्योंकि अगर स्थिति और इससे ज्यादा खराब होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम संभलने में बहुत देर हो जाए और हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान खा जाए। जितेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि अभी इसके पहले वाले चंक में जो बात आप कह रहे थे वो थोड़ी चिंताजनक है। एक तो आपने कहा कि आप दूर सुदूर गांवों में जहां पर आपने सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से जो आपने काम किया वहां पर बहुत सारी चीजें आपने नोट की, लेकिन उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाह रहा हूं। क्योंकि जब इसके पहले हम लोगों ने देखा जिस समय केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, लॉकडाउन की वजह से ये जो कोरोना का ग्राफ था वो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा कम था, लेकिन अब इस समय तो सब कुछ खुला हुआ है, लोगों का आवागमन, आना जाना, हाट बाजार जिसका आपने जिक्र किया। क्या अभी जरूरत है, आपको लगता है कि प्रशासन को फोकस कम से कम अभी गांव से करना शुरू करना चाहिए? क्योंकि अगर वहां पर ये फैला तो बड़ा मुश्किल होगा इसको कंटेन कर पाना या इसको फिर रोक पाना, गांव के अंदर उन व्यवस्थाओं को बना पाना। जितेंद्र जी, क्या ये एक बड़ा नया चैलेंज आपको दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल। बिल्कुल गांव से जुड़े हुए मैं दो पक्षों पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक जो पक्ष है वो ये है कि जितनी भी पलायन करके आने वाली आबादी है वो मेजोरिटी में गांवों की आबादी है। और मतलब शहरी क्षेत्र से मुझे लगता है कि शायद 2 से 5% लोग होंगे, लेकिन 95% जो है 95% जो आबादी है वो जो है गांव की है, जो शहरों से लौट के आ रही है। तो एक तो यह है कि उनका ट्रैकिंग, जैसे कि अभी रेलवे स्टेशन के बाहर जो है अभी डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है कि आप जो है जो भी बाहर से मुसाफिर आ रहे हैं उनकी जांच करिए तब वो लोग गाँव की तरफ जाएं। लेकिन जो रोड जो अभी सड़क मार्ग से जो आवागमन हो रहा है, और खासकर अभी एक नया फैशन शुरू हुआ है जहां पर स्लीपर बसें चलाई जा रही हैं दिल्ली से सीधे बिहार पटना के लिए, दिल्ली से बहराइच के लिए, दिल्ली से लखनऊ के लिए, दिल्ली से लखीमपुर के लिए, और बहुत लंबी दूरी की बसें हैं ये। उनमें कोई भी जांच नहीं है, सीधे वो आते हैं और आराम से सीट बुक करा करके, और 2 से 3 लोग, बल्कि एक बर्थ के ऊपर 2 से 3 सवारियां सो के आती हैं एक साथ। मुश्किल से उनके बीच में सट के सो के आते हैं, मतलब आधा इंच की भी दूरी नहीं होती है। तो एक तो ये बड़ा नेटवर्क है। मेरे हिसाब से पूरे देश में इस वक्त हजारों बसें चल रही हैं, उनके ऊपर किसी की निगाह भी नहीं है। एक तो वो, उस पर हमें ट्रैक लगाना पड़ेगा कि कैसे वो गांव तक वो पॉपुलेशन जो आ रही है वो अपने आप में कैसे हम करें। दूसरा ये है कि गांव के अंदर में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत सरकार की इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि एक तो माइग्रेंट वर्कर्स जो आ रहे हैं उनकी वजह से भी। दूसरा एक और है कि जो नया पलायन भी हो रहा है वो भी गांव से ही शहर की तरफ हो रहा है। और दूसरा एक और है कि वहां पे मुझे लगता है कि आसान है, क्योंकि थाना क्षेत्रों में सघन आबादी में रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब विरल आबादी होती है और कई गांव में फैला हुआ एरिया होता है तो पुलिस के जरिए भी हम बात कर सकते हैं, वहां का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जरिए भी हम बात कर सकते हैं। और वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस करके और प्रशासन को ये सूचनाएं वहां तक देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी रुकावट हम पैदा कर पाएंगे कोरोना की राह में।
डॉक्टर फरत मुर्तजा जी, थोड़ा सा नए स्ट्रेन के बारे में मैं चाह रहा था और बताएं हमारे दर्शकों को और खासतौर से लोग एक बार फिर से आपके माध्यम से जान जाएं, नए स्ट्रेन में क्या कुछ नए सिम्टम्स ऐड हुए हैं कैसे, या फिर वही पुराने वाले सिम्टम्स अगर किसी को लग रहे हैं तो फिर वो जाकर के अपनी कोरोना की जांच करवाए? थोड़ा सा इसको और विस्तार से बता दें। देखिए, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो मोर और लेस सेम सिम्टम्स हैं। कुछ नए सिम्टम्स ऐड हुए हैं, जैसे आँखों की लाली, आँखों से पानी बहना, ये सब चीज़ें ऐड हो गई हैं उसमें। लेकिन पुराने सिम्टम्स जो थे कि नाक की आपकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती थी, गले में दर्द होना, बुखार होना, बदन में दर्द होना, ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कुछ भी आपको लगता है तो मुझे लगता है इस समय बिना ढिलाई किए हुए आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए और आप जिनके कांटेक्ट में आए हैं उनको भी सूचित करके बताना चाहिए कि हाँ, आप अपना टेस्ट करा लीजिए, मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं। क्योंकि ये नया जो स्ट्रेन है, ये नया स्ट्रेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि म्यूटेटेड है। ये म्यूटेटेड है। जब कोई चीज़ म्यूटेट होती है तो वो अपने आप को बचाने के लिए म्यूटेट होती है, यानी वायरस अपने आप को बचाने के लिए म्यूटेट हुआ है। और वायरस का बचना हिंदुस्तान मतलब जो मैनकाइंड है उसके लिए बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो फिर नए नए सिम्टम्स लाएगा और इस तरह से लाएगा कि उसकी जो बढ़ने की क्षमता है, एक से दूसरे में जाने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमने कहा कि 300% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इस रफ्तार को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सरकार पर नहीं डिपेंड कर सकते कि सरकार कोई आएगी और जादू की छड़ी घुमाएगी और कोरोना चला जाएगा या हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। इन सब को ठीक करने के लिए हमें खुद अपने हाथ में सारा कंट्रोल लेना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, हमें वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। जितनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है हमारे यहाँ, ये दुनिया में कहीं नहीं है। और जो वैक्सीनेशन है हमारे यहाँ, जो वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, दुनिया में सबसे अच्छी है। तो इन चीज़ों का अगर हम लाभ नहीं उठाएंगे जो सरकार हमको दे रही है, अगर हम सरकार की कही हुई बातें नहीं मानेंगे तो फिर आगे बड़ा ही मुश्किल वक्त आने वाला है। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि जब पहले कोरोना का जो दौर था तो उस समय तो सब अनजान थे, पूरी दुनिया अनजान थी कि इससे आखिर हमको डील करना कैसे। अभी तो पूरा 1 साल का समय हो गया। 1 साल के अंदर जो तमाम जो कवायद हुई हैं, या एक तरीके से हम कह लें कि जो पूरा फ्रेम एक बन चुका है कि हाँ ऐसे करना है, पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है, क्या उन सारी चीजों में इस नए म्यूटेटेड वर्जन से कुछ नया चैलेंज आ रहा है? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। और अभी फोकस करने की जरूरत सिर्फ कहां पर है? क्योंकि अल्टीमेटली तो लोग सिर्फ सरकार या प्रशासन की ओर ही देखते हैं, अपनी जिम्मेदारी तो लोग थोड़ा कम ही समझते हैं। तो अभी फोकस कहां करना है, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी? सर, जो पिछला स्ट्रेन था उसके लिए तो हम लोगों के अंदर अभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, लेकिन जो नया स्ट्रेन आया है ये ज्यादा खतरनाक है पिछले स्ट्रेन के कंपैरिजन में। तो लेकिन हमारे पास पूरे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, हम लोगों को पता है कि चीजों को मैनेज कैसे करना है, लेकिन चीजों को मैनेज भी एक लिमिट तक ही किया जा सकता है। अगर पेशेंट टाइमली इंटरवीन होकर के पेशेंट को जैसे ही सिम्टम्स आते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा एग्रेसिव एक्शन लेते हैं तो हम लोगों का रेट काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे कुछ पेशेंट्स जो है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होते, होम आइसोलेशन में रहते हैं। इवन आफ्टर उनको सलाह भी दी जाती है सीएम ऑफिस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, आप होम आइसोलेशन के लिए फिट नहीं है। उसके बाद भी कई पर्सन ऐसे हैं जो तैयार नहीं होते। तो घर पे रहने से चीजें काफी वर्स हो जाती हैं, और जब चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो आपके पास भाई जो भी हमने आपसे ये कहा कि हम एक लिमिट तक चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आप अगर एक पेशेंट का लंग घर में 20% डैमेज है, इवन आफ्टर दैट वो घर में 5 दिन तक और बिताता है, उसका लंग 70% डैमेज हो जाता है। तो 70% डैमेज होने के बाद फिर हम उसके ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो। तो लोग अगर थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहें तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग को थोड़ा सा काम करने में आसानी होगी और हम लोग एक अच्छा रेशियो आउटपुट बना के दे पाएंगे कि मरीजों की बचने की संख्या हमारे यहाँ काफी ठीक रहेगी। तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट और कोविड से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने बनाए उसको ही सर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि फॉलो करना पड़ेगा, और हमारे पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। गवर्नमेंट को और सख्ती करने की जरूरत है, पब्लिक को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहूंगा आप अपने लिए अगर ध्यान नहीं देना चाहते तो कम से कम आपके घर में आपके बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, माता पिता है, उनको सोच करके आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी बाहर जाने में, लोगों से मिलने में। देखिए लॉकडाउन अभी जैसे बात चल रही थी, लॉकडाउन देखिए हम लोग करके देख चुके हैं। लॉकडाउन का कितना फायदा हुआ ये भी हम लोग देख चुके हैं। लॉकडाउन का फायदा ये हुआ है कि हम लोग को
के पास थोड़ा टाइम मिल गया, क्योंकि पिछली बार हम लोगों के पास कुछ भी उतने ज्यादा तैयार नहीं थे हम लोग कोविड से लड़ने के लिए। तो लॉकडाउन करके हम लोगों ने अपने आप को मजबूत किया, हम लोग ने हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए, हम लोग ने वेंटिलेटर्स बढ़ाए, हम लोग ने पूरी तैयारी करी। आज की तारीख में हम लोग पहले से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है, बहुत ज्यादा तैयार है। प्रोटोकॉल्स भी हम लोग को पता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन जो नया स्ट्रेन आया है, इसमें परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। और समस्या क्या है कि लोगों ने बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया है कोविड वायरस को। पहले तो ये सुनाई पड़ता था कोविड वायरस है तो लोग बहुत घबरा जाते थे, अरे अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। आज तारीख पे स्थिति ये है कि कोविड हो गया, अच्छा ठीक है आपको भी हो गया, अरे हमको भी हो गया अरे हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा डर का माहौल बनाने की जरूरत है, थोड़ा गवर्नमेंट को सख्ती करने की जरूरत है, थोड़ा पब्लिक को अवेयरनेस की जरूरत है। इन सभी चीजों को अगर हम लोग कायदे से फॉलो करेंगे तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि हम लोग कोविड वाली जंग बिल्कुल जीत पाएंगे। जितेंद्र जी, जो बात डॉक्टर विवेक त्रिपाठी कह रहे हैं, चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गांव तक, जिस सुदूर गांव का आप अभी जिक्र कर रहे थे, पहले जो वायरस का जो इफेक्ट था वो कम था तो लोगों के अंदर डर ज्यादा था, अब डर वायरस का ज्यादा है तो लोग अब डरे हुए नहीं हैं। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है? और कम से कम उस परिवेश के अंदर जहां का भी आप जिक्र कर रहे थे, वहां के लिए प्राथमिकता अभी प्रशासन की क्या होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल एकदम मैं डॉक्टर से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि इस बार तो मतलब कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मैं सीधे बोलूं कि कोई भी, जब भी कोई बोलता है कि कोरोना आ रहा है तो लोग मतलब उसको मजाकिया लहजे में ले रहे हैं उसको। तो अच्छा ठीक है देखा जाएगा, तो वो वाली स्थिति है। मुझे लगता है कि ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि धीरे धीरे फिर वही सिचुएशन होगी। और पता लगा कि होता क्या है कि आमतौर पे गांव में और गांव से शहरों की तरफ, तो वो एक बात कहीं ना कहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन को गांव में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सिटी में तो फिर भी थोड़ा सा है कि चौराहे चौराहे पर पुलिस है और भी समय समय पर इमीडिएटली जो भी आदेश राज्य मुख्यालय से या राष्ट्रीय स्तर से भी आते हैं वो सबसे पहले जिला मुख्यालय पे फॉलो किए जाते हैं। तो पता लगा कि लास्ट वाले लॉकडाउन के दौरान में यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने अपने एक एसएचओ को भी जुर्माना लगाया था मास्क नहीं पहनने के लिए। तो ऐसी भी चीजें हुई थी, लेकिन गांव के अंदर में ये कहीं पे भी बहुत ज्यादा नहीं है। गांव में अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, और जो कम्युनिकेशन की रणनीतियां हैं प्रशासन को वो थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। उनको गांव के माफिक तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा क्षेत्रीय भाषा में और ज्यादा गंभीर तरीके से सूचनाओं को गढ़ा जाना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंच पाए। और उसके साथ में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात है कहीं ना कहीं कि पुलिस आए तो समझ में आए कि कोरोना विरोधी फोर्स आ रही है। तो ऐसी भी स्थिति एक है। और दूसरा एक और है कि जो अभी सरकार की बहुत सारे कार्यक्रमों में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गांव गांव में बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के संगठन, और वो बहुत जगहों पे एक्टिव भी है। मुझे लगता है उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल आए कि वो लोग भी अपनी अपनी जगह पे मोर्चा संभाले गाँव के अंदर में। तो चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, किसानों के संगठन हो। किसानों का संगठन मेरा मतलब पॉलिटिकल संगठनों से नहीं है, वो जो किसान अपनी भलाई के लिए और अपनी खेती के लिए जिन्होंने संगठन बनाया या किसी विभाग की तरफ से संगठन बने हुए हैं, उन सारे तरह के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्टिव किया जाना चाहिए और उनको ऐसे कोरोना वॉरियर उनको तैयार किया जाना चाहिए ताकि गांव में वो लोग मोर्चा संभाल सके। और सबसे बड़ा ये कि पंचायतों का रोल जो है राशन बांटने तक सीमित होकर रह गया है पूरी कोरोना की लड़ाई में। मुझे लगता है पंचायतों का रोल और ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट करने की जरूरत है। और पंचायत लेवल पे पंचायत के जो सदस्य हैं, प्रधान हैं, इनको भी एज ए कोरोना वॉरियर तैयार किए जाने की जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग उनका चाहे वो जूम ऐप और बाकी के जरिए हो, लेकिन ये भी करने की जरूरत है ताकि गांव लेवल पर योद्धाओं की एक बड़ी फोर्स तैयार हो और हम लोग सब लोग मिलकर के कोरोना को हरा सकें। बाकी डॉक्टर ने जो बोला मैं उसकी सारी बातों से सहमत हूँ कि इसमें जो है प्रत्येक स्तर पे लगना पड़ेगा, तब जाकर के हम विजयश्री प्राप्त कर पाएंगे। चलिए डॉक्टर फरहत मुर्तजा जी, बिल्कुल आखिरी और फाइनल रिएक्शन में आपका चाहूंगा। चर्चा की शुरुआत भी आपसे ही हुई थी, अंतिम में दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कम से कम वो लोग जो कि आंख खोल करके सो रहे हैं? देखिए, आंख खोल करके सो रहे हैं जैसा आपने कहा, मैं बता दूं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा या चतुर्वेदी जी ने कहा कि ठीक हो जाने के बाद उन्होंने कहा अच्छा आपको भी हो गया, हाँ मुझे भी हो गया। लेकिन ठीक हो जाने के बाद जिनको सांस के सिम्टम होते हैं, जिनको सांस की परेशानियां आती हैं, लक्षण आते हैं, ठीक होने के बाद भी उनके लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है और ये ज़िंदगी भर रहेगा आपके साथ। ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, जो एक कॉम्प्लिकेशन है कोरोना का कि लंग फाइब्रोसिस हो जाना, जिसकी वजह से आपको सांस की दिक्कत ज़िंदगी भर बनी रहेगी, ये कभी ठीक नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर हम, ऐसा नहीं है कि कोरोना से हम ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है।
कोरोना ने आपको नुकसान पहुंचाया है, आपके अंदर को नुकसान पहुंचाया है, और इस नुकसान को आप आगे आने वाली ज़िंदगी में अपनी बरतेंगे, भुगतेंगे। तो इसलिए अगर आप उस सब से बचना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहते हैं, तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। चलिए डॉक्टर फरहत मुर्तजा जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और जितेंद्र चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये बात आपको समझनी होगी क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, मास्क भी लगाना होगा और प्रॉपर सैनिटाइज अपने हाथों को आप करते रहें ताकि आप भी सुरक्षित रहें, देश भी सुरक्षित रहे और आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।